चलिए समझते हैं आयनिक यौगिक के बारे में। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वैसा यौगिक जिसका निर्माण आयनिक बंधन के द्वारा होता है। वैसा यौगिक जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? जिसका निर्माण आयनिक बंधन के द्वारा होता है, उसको हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। हम लोग समझ सकते हैं आयनिक यौगिक क्या होता है। तो देखिए, इसमें दो तत्व होता है, एक धातु और एक क्या अधातु। जैसे NaCl आयनिक यौगिक, KCl आयनिक यौगिक, MgCl2 आयनिक यौगिक, NaH आयनिक यौगिक, Na2S, K2S, MgS, ये सब कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें एक धातु और एक क्या है? अधातु है। तो आयनिक यौगिक आप लोग समझ गए आयनिक यौगिक क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक, आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक के गुण। तो सबसे पहला यहाँ पे गुण है, समझिए कि आयनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक का मान कैसा होता है? ये उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। तो पहला समझ गए आप लोग कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिक की जो है प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है। दूसरा है बाबू कि आयनिक यौगिक कठोर तथा कैसा होता है? भंगुर होता है। आयनिक यौगिक कैसा होता है? कठोर तथा भंगुर होता है। ये हार्ड भी होता है और भंगुर भी होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या होता है, तो आयनिक यौगिक में विपरीत आवेशित आयन पाया जाता है। आयनिक यौगिक में कैसा आयन पाया जाता है? विपरीत आवेशित आयन पाया जाता है। एक पर प्लस होता है तो एक पर क्या होता है? माइनस होता है। देखे होंगे आप लोग, जैसे मैंने NaCl को अगर तोड़ दूं यहाँ पे तो प्राप्त हो जाएगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो आयनिक यौगिक में विपरीत आवेशित आयन पाया जाता है। इसका चौथा है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। आयनिक यौगिक जो होता है वह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। पांचवा है आयनिक यौगिक द्रव अवस्था या घुलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो समझ चुके यहाँ पे आयनिक यौगिक के कितने गुणों का अध्ययन किए? 5। सबसे पहला गुण कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है। ये उच्च ताप पर गलता है, इसका उच्च ताप पर उबलता है। दूसरा है कि आयनिक यौगिक कठोर और कैसा होता है? भंगुर भी होता है। और तीसरा है कि आयनिक यौगिक में विपरीत आवेशित आयन पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक पर प्लस होता है तो एक पर क्या होता है? माइनस होता है। और सबसे अच्छा बात है कि आयनिक यौगिक जो ठोस अवस्था में रहेगा तो विद्युत का चालन नहीं करता है। जैसे कि NaCl है ना, अगर ये ठोस अवस्था में रहेगा बाबू तो चालन नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसको जल में डाल देंगे तो इसका हो जाएगा आयनीकरण। क्या हो जाएगा? आयनीकरण। तो जब आयनीकरण होगा तो 2 भाग में टूट जाएगा,
Na+ और Cl-। तो जब इसका हो जाता है आयनीकरण, तो आयनीकरण कब होगा? जब वो द्रव अवस्था में होगा या घुलित अवस्था में, किसी विलयन में उसको घुला देंगे, जैसे पानी में घुला देंगे, तो घुलित अवस्था में रहेगा या द्रव अवस्था में रहेगा, तो वो क्या करेगा? विद्युत का चालन करेगा। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होता है क्यों? इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, कई बार बोर्ड में पूछा है इसको कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है क्यों? तो इसका हम लोग आंसर दे सकते हैं कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आयनिक यौगिक में जो आयन होता है, इस आयनों के बीच कौन बल कार्य करता है? प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। कौन सा बल? प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। आयनिक यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। अब प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करने के कारण ही आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होता है क्यों? तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान इसलिए उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिक में आयनों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल। और प्रबल विद्युतीय आकर्षण बल कार्य करने के कारण ही आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के मान क्या होता है? उच्च होता है। तो यहाँ हम लोग समझ चुके हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक यौगिक क्या होता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को अध्ययन करना है सहसंयोजक बंधन क्या होता है, जिसका अध्ययन हम लोग 4 लेसन में करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। वहां पे हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब शुरू करेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, तो वहां पे अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम लोग जब इस चैप्टर के बाद जो है हम लोग मेटलर्जी शुरू करेंगे। अब इसके बाद धात्विकी क्या होता है, धातु प्राप्ति क्या होता है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है धातु प्राप्ति। क्या नाम है? धातु प्राप्ति, यानी कि ऑकुरेंस ऑफ मेटल क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको समझना है बढ़िया से हम लोग को कि धातु प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूपर्पट्टी है। कहां से धातु को प्राप्त करते हैं? भूपर्पट्टी से। जितना भी धातु जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, जिंक, जो भी धातुएं होते हैं उसको कहां से प्राप्त करते हैं? तो जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं, खान से प्राप्त करते हैं, भूपर्पट्टी से प्राप्त करते हैं। देखिए, भूपर्पट्टी पर धातुएं मुख्यतः कितने अवस्थाओं में पाई जाती है? 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। याद रखिए, भूपर्पट्टी पर धातुएं मुख्यतः कितने अवस्था में पाई जाती है? तो 2 अवस्था में पाई जाती है। पहले अवस्था का नाम है स्वतंत्र अवस्था। कौन सा अवस्था? स्वतंत्र अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम क्या है? तो दूसरा अवस्था है संयुक्त अवस्था। अब देखिए, जो धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ध्यान दीजिए, जो धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और उसे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है। याद रखिएगा, जो धातु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है उसकी क्रियाशीलता कम होती है और उसको सक्रियता श्रेणी में कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया है। जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इत्यादि धातुएं जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, तथा जो धातु संयुक्त अवस्था में पाया जाता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इत्यादि जो धातुएं हैं ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और इसको सक्रियता श्रेणी में कहाँ रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। धातु प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी पर धातुएं कितने अवस्था में पाए जाते हैं? तो 2 अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था और क्या? संयुक्त अवस्था। जो धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी और रहेगा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे। जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जो धातु संयुक्त अवस्था में पाया जाता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और उसको सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है। और देखिए, कुछ मध्यम क्रियाशील धातु भी होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, इसको सक्रियता श्रेणी के बीच में रखा गया है और ये मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है एक तत्व ऐसा है जिसका नाम है कार्बन। याद रखिएगा, एक तत्व ऐसा है जिसका नाम क्या है? कार्बन है। और एक कार्बन जो होता है ना, ये ऐसा तत्व है जो दोनों अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, पूरे 118 तक के जो तत्व ज्ञात है उसमें कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए, स्वतंत्र अवस्था में जो है कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। याद रखिएगा, अपरूप क्या होता है? तो यदि कोई तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाए ना, उसी को हम लोग कहते हैं अपरूप। क्या कहेंगे? अपरूप। और इस घटना को अपरूपता कहा जाता है। एक ही वो तत्व है, अगर वो अलग अलग रूप में पाया जाता है तो उसी को अपरूप कहा जाता है और इस घटना को अपरूपता कहा जाता है। तो याद रखिए, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं स्वतंत्र अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में कार्बन के 4 अपरूप होते हैं। ध्यान दीजिए, पहले अपरूप का नाम है ग्रेफाइट,
दूसरा अपरूप है हीरा, तीसरा अपरूप है एंथ्रासाइट और चौथा अपरूप है फ्लोरीन, जिसको C60 से सूचित किया जाता है। तो एक बार बता दीजिए आप लोग कि स्वतंत्र अवस्था में कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 4 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, एंथ्रासाइट, कोयला और क्या? फ्लोरीन। आप लोग ये भी पढ़े होंगे ज्योग्राफी वगैरह के अंतर्गत कि जो कोयला होता है वो 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन होता है? आपका जो पीट होता है। और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। अब देखिए, और संयुक्त अवस्था में हमारे चारों तरफ, संयुक्त अवस्था में हमारे चारों तरफ कार्बनिक यौगिकों का विशाल भंडार है। जैसे हमारे भोजन में कार्बन पाया जाता है, बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और क्या? O6। तो हमारे भोजन में कार्बन है या नहीं बताओ। उसके बाद से जो कपड़ा है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, हमारे आसपास बहुत ऐसे पदार्थ नजर आएंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अध्ययन किए धातु प्राप्ति क्या होता है। ठीक है ना, धातु कितने अवस्थाओं में पाया जाता है और कौन धातु किस अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम किस अवस्था में पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किस अवस्था में पाया जाता है। इतना हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे।